लेबनान में एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे पत्थर लगाए गए हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। एक एक पत्थर का वजन 3 ब्लू व्हेल्स जितना वजनी है और हैरत अंगेज तौर पे इनको बड़ी महारत से वन पीस में ना सिर्फ काटा गया बल्कि 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया, वो भी हजारों साल पहले। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आज तक इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं गुजरी जो इतने बड़े पत्थर काटने के लिए मशहूर हो। क्या इतिहास में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी गुजरी है जिनके पास वो नॉलेज थी जो आज हमारे पास नहीं? इन पत्थरों की जांच पड़ताल के लिए जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पत्थर की उस कान पर एक्सकवेशंस करना शुरू की जहां से ये पत्थर लाए गए थे। वहां आज भी एक इनकम्प्लीट पत्थर मौजूद है जिसका वजन 1200 टन बताया जाता है, यानी करीब 4 बोइंग 747 जितना। यहाँ खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के अंदर कुछ ऐसे सबूत मिले जिन पर यकीन लाना काफी मुश्किल है। नाजरीन, लेबनान की बेका वैली के ईस्ट में बालबेक नामी शहर है जहाँ रोमन एम्पायर के कुछ खंडरात को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। पर मजे की बात यह है कि ऊपर से दिखने वाले ये खंडरात बने तो रोमन एम्पायर के दौर में थे, लेकिन इसके नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रोमन एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। यहाँ एंशियंट रोमन्स का बनाया गया एक मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है। ये मंदिर आज भी रोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर और उनके हुनर की आला तरीन मिसाल है। पर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की फाउंडेशन पाई गई है। पहले तो ये समझा जाता था कि शायद ये वन पीस में नहीं है बल्कि छोटे छोटे पत्थरों को बड़ी महारत से ऐसे जोड़ा गया कि ये एक ही लगे, लेकिन मुख्तलिफ टेस्ट्स करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक ही जायंट पत्थर है। ये पत्थर, जिन्हें बाद में ट्रिलिथॉन्स का नाम दिया गया, एक एक की लंबाई 62 फीट, ऊंचाई 14 फीट और 12 फीट मोटे हैं। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक पत्थर का वजन 900 टन है। इतने बड़े पत्थर को एक्यूरेट ब्लॉक में काटना और उसको 30 फीट ऊपर उठाकर रखना इंसानी इतिहास में शायद पहली बार किया गया था। इन पत्थरों की साइज और वजन का अंदाजा लगाना हो तो एक एक पत्थर 9 लाख केजी का है, यानी दुनिया के सबसे भारी जहाज एंटोनोव AN-225 मिरिया से भी 1.5 गुना ज्यादा भारी। और पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े पत्थरों से भी 10 टाइम्स बड़ा। इनके इतने बड़े साइज के बावजूद इन पत्थरों को किसी न किसी तरह कान से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और फिर हेलियोपोलिस कॉम्प्लेक्स के 400 टन के ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया, जिसके ऊपर बाद में कॉम्प्लेक्स की दीवारों को छोटे छोटे ब्लॉक्स रख कर खड़ा किया गया। जिस एक्यूरेसी से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया वो वाकई काफी गैर मामूली काम है, खास तौर पर उस दौर के लिए जब मॉडर्न मशीनरी का तसव्वुर करना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके बीच में कागज जितना फासला भी नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो उनका फोकस खूबसूरती पे होता था, वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल्स दुनिया को दिखाना चाहते थे। लेकिन इसके बरक्स ट्रिलिथॉन्स को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए यहाँ रखा गया था, क्योंकि फाउंडेशन का ये हिस्सा पहले जमीन के अंदर दफन था। ये देखने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि कोई सिविलाइजेशन अगर इतना बड़ा कारनामा अंजाम देती है तो वो उसको छुपाएगी ही क्यों? एंशियंट रोमन्स, जो अपनी हर स्किल का रिकॉर्ड रखने के लिए मशहूर जाने जाते हैं, इन ट्रिलिथॉन्स को कान से लेकर आने और इसको उठाने के बारे में रोमन डॉक्यूमेंट्स में इसका कहीं भी जिक्र क्यों नहीं है? इससे जाहिर होता है कि इस साइट की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एंशियंट रोमन्स ने नहीं की, बल्कि इन्होंने बनी बनाई फाउंडेशन के ऊपर अपना मंदिर खड़ा किया। इसके अलावा हिस्टोरियंस के मुताबिक रोमन्स के पास जो सबसे बड़ी क्रेन मौजूद थी वो सिर्फ 60 टन का वजन उठा सकती थी, जिसकी वजह से ये इंतहाई नामुमकिन है कि वो इन 900 टन वजनी पत्थर को उठा सके। और रोमन्स जिन पत्थरों को भी क्रेन से उठाते उसके बीच में वो एक खास शक्ल का सुराख करते थे जिसे लुइस होल्स कहते हैं, पर ऐसे कोई सुराख हमें ट्रिलिथॉन्स में नहीं मिलते।
अगर रोमन्स की कॉमन इंजीनियरिंग टेक्निक्स का कोई रिकॉर्ड ट्रिलिथॉन को काटने, उठाने और यहाँ तक लाने के बारे में मौजूद नहीं, तो फिर इतनी महारत से ये काम किसने अंजाम दिया? टेम्पल ऑफ जुपिटर की असल फाउंडेशन आखिर बनाई किसने? टेम्पल ऑफ जुपिटर के दूसरे पत्थर फिनिशिंग के साथ लगे हैं, जबकि ट्रिलिथॉन्स की फिनिशिंग भी नहीं है और इन पर विंड और सैंड इरोजन के असरात वाज़े तौर पे दिखाई देते हैं कि जैसे ये हजारों सालों से यहीं पर पड़े थे। कई हिस्टोरियंस का ख्याल है कि इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ट्रिलिथॉन्स रोमन एम्पायर के दौर के नहीं, बल्कि ये 12,000 साल पुराने हैं, यानी रोमन एम्पायर से भी 10,000 साल पहले। जो काम आज के मॉडर्न दौर में करना भी नामुमकिन समझा जाता है, वो उस वक्त आखिर किस सिविलाइजेशन ने और कैसे किया? ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं बता सके। बालबेक में सिर्फ यही ट्रिलिथॉन्स नहीं है जो इंसानी दिमाग को चकरा कर रख दें। टेम्पल ऑफ जुपिटर के कंपाउंड में कई मकामात पे इस तरह के बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। स्टेयर्स के बराबर में 800 टन के इस पत्थर को देखें, इसको हिलाना तक भी कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं साउथ वॉल पे, जहां 400 से लेकर 800 टन के बेशुमार ब्लॉक्स पाए जाते हैं। कुछ जमीन के ऊपर हैं तो कई जमीन के नीचे, पर किसी को भी मालूम नहीं कि ये जमीन में कितना डीप है। इसके बीच की फिटिंग बड़ी सफाई के साथ की गई है और बॉर्डर पे बनी ये लाइन 1 मिलीमीटर से भी छोटी है। ये देखने के बाद ये काम और ज्यादा पेचीदा दिखाई देता है। इन पत्थरों के सरफेस पे कुछ अजीबो गरीब निशानात मौजूद हैं, जैसे आजकल की मॉडर्न माइनिंग मशीनरी की वजह से पत्थरों पे बनते हैं। इन निशानात की लंबाई करीब 10 फीट तक है और ये एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल है। पुराने कदीम दौर के टूल्स की बात की जाए तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस किस्म के निशानात बना सके। कम से कम हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड पे तो ऐसा कोई टूल नहीं है। इस तरह के टूल मार्क्स चाइना में यानशान क्वारी के पत्थरों पर भी देखे गए हैं। यहाँ पर एक 16,000 टन वजनी पत्थर का ब्लॉक मौजूद है, जिस पर ठीक उसी तर्ज पे वैसे ही निशानात हैं जैसे बालबेक के पत्थरों पर हैं। इसी तरह जॉर्डन के कदीम शहर पेट्रा में भी ऐसे ही निशानात देखे गए हैं। पहाड़ के पत्थरों को काटकर ये शहर भी कम से कम 2300 साल पहले बनाया गया था। कंपैरिजन किया जाए तो ये निशानात आजकल की मॉडर्न मशीनरी जैसे ही हैं, यानी ज़माना कदीम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो मॉडर्न मशीनरी की तरह पत्थरों को काट सकती थी। पर जाहिर है इसका कोई ठोस सबूत अभी तक हिस्टोरियंस के पास नहीं है। अब आ जाते हैं उस कान पर जहां से असल में ये बालबेक के पत्थर लाए गए थे, जिनमें ट्रिलिथॉन्स भी शामिल हैं। बालबेक क्वारी टेम्पल ऑफ जुपिटर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और ये एक लाइम स्टोन की कान है। यहाँ पर कुछ आधे कटे हुए पत्थर अभी तक मौजूद हैं। ये ज्यादा हैरानकुन है क्योंकि ये टेम्पल ऑफ जुपिटर और कॉम्प्लेक्स में लगाए गए पत्थरों में सबसे बड़े हैं। कान पे ये आधा कटा हुआ पत्थर प्रेग्नेंट वुमेन के नाम से जाना जाता है। इसका ये नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। 68 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा और 14 फीट मोटा। एरिया के हिसाब से इसका वजन 1200 टन कैलकुलेट किया गया है। ये पत्थर एक एंगल पे पड़ा हुआ है, जबकि इसका निचला हिस्सा अभी भी कान के पत्थर से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भी इसको इस शेप में काटा है, उनको इसका निचला हिस्सा अलग करने का मौका नहीं मिला और शायद बीच में ही उनको ये काम छोड़ना पड़ गया, वरना शायद ये पत्थर भी आज हमें टेम्पल ऑफ जुपिटर की साइट पर ही नजर आता। इस पत्थर के बॉटम पर आज भी उसी तर्ज के निशानात मौजूद हैं जो टेम्पल ऑफ जुपिटर के दूसरे पत्थरों पर देखे गए हैं। स्विट्जरलैंड के यांगफ्राउ पार्क में प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन का एक मॉडल रखा गया है, जिसके गिर्द कुछ मॉडर्न क्रेन्स के मॉडल्स खड़े किए गए हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन को अगर आज के दौर में भी उठाना हो तो करीब 20 क्रेन्स मिलकर ये काम कर सकती हैं। वो भी सिर्फ तब जब पत्थर के आसपास 50-60 फीट तक क्रेन्स खड़े करने की जगह हो। पहले प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, लेकिन 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने यहाँ एक्सकेवेशन की तो मालूम पड़ा कि जमीन के अंदर भी ये कान से अलग था। सिर्फ इस ब्लॉक का बॉटम आज भी कान से जुड़ा हुआ है।
یعنی ہزاروں سالوں تک ایسے ہی پڑے رہنے کی وجہ سے مٹی کی لیئر نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مٹی کی لیئر کا صرف 1 انچ تقریباً 80 سے 100 سالوں کے درمیان جمع ہوتا ہے۔ پریگننٹ وومن اسٹون کی پرانی پکچرز میں دیکھا جائے تو تقریباً یہ 10 فیٹ تک اندر دھسا ہوا ہے، یعنی 120 انچ۔ لہٰذا اگر 1 انچ 80 سال کے برابر ہے تو 120 انچ جمع ہونے میں 9600 سال لگیں گے، لگ بھگ 10,000 سال۔ اتنا پہلے اسٹون ایج میں انسان اتنے چیلنجنگ ٹاسک کرنے کے قابل تھے، یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے۔ 2014 میں جب اس پتھر کے لیے ایکسکیویشنز کی گئیں تو ایک اور حیران کن چیز سامنے آ گئی، ایک اور چھپا ہوا پتھر۔ یہ پتھر پریگننٹ وومن کے بالکل برابر میں زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، جو ایسٹیمیٹس کے مطابق 1650 ٹن وزنی ہے۔ فارگوٹن اسٹون کے نام سے پہچانا جانے والا کسی بھی کان سے نکالا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا بلاک ہے۔ یہ تو صرف بلاک کا وہ حصہ ہے جو اوپر سے ہی نظر آ گیا۔ کان کے اندر کتنا ڈیپ اور کیا کیا چھپا ہے اس کے بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پتھر آج کے سائنٹسٹ، جن میں انجینئرز اور آرکیولوجسٹ بھی شامل ہیں، کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقے انہیں کاٹنے، ٹرانسپورٹ کرنے اور بالکل صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے استعمال کیے گئے وہ کسی بھی مشہور قدیم سویلائزیشن یا حتیٰ کہ آج کے بلڈرز کے لیے بھی ممکن نہیں لگتے۔ اس کے علاوہ اس کان سے بالبیک تک کا سفر پہاڑ کی وجہ سے نہ صرف اوپر کی طرف ہے بلکہ کافی کھردرا بھی ہے۔ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا کہ قدیم دور میں ان پتھروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی سیدھا راستہ بنایا گیا ہو جس سے پتھروں کو کھینچنا آسان ہوتا ہو۔ نہ صرف اتنا، بالبیک کی سائٹ پر یہ بوجھل پتھر پہنچانے کے بعد ان کو اتنی باریکی سے کیسے اٹھایا گیا ہوگا۔ مان بھی لیا جائے کہ اینشینٹ بلڈرز نے پلی سسٹم کا استعمال کیا ہوگا تو بھی پتھروں پر ایسے کوئی نشانات نہیں ملتے جو کسی پلی سسٹم کے لگنے کا اشارہ دے رہے ہوں۔ بالبیک کے یہ دیو کامت پتھر ہمیں ایک قدیم سویلائزیشن کا اشارہ دیتے ہیں، وہ دور جب انسانوں کا قد کافی بڑا تھا اور ان کا جسم کسی دیو کی طرح طاقتور۔ مختلف ریلیجیس بکس جیسا کہ بائبل، قرآن اور ہندی اسکرپچرز میں بھی ایسے انسانوں کا ذکر ہے جو کافی لمبے اور طاقتور تھے۔ ان کے پاس ایسی پاورز تھیں جو کسی فکشن موویز میں سپر ہیومنز کے پاس ہوتی ہیں۔ مختلف بکس میں ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ بائبل میں ان کو نیفلم کہا گیا ہے۔ کہیں پر ان کا قد 450 فیٹس بتایا گیا ہے تو کہیں پر 100 فیٹس تک۔ اور ان سویلائزیشن کے لیے شاید بالبیک کے پتھروں کو اٹھانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ امید ہے